फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोकेमिस्ट्री सीरीज। तो फाइनली हम लोगों का बायोकेमिस्ट्री ख़त्म ही होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको भी बायोकेमिस्ट्री जो है वो हार्ड लगता है, तो ये बायोकेमिस्ट्री बहुत ही आसान है। लेकिन ये आपके लिए आसान कब होगा? जब आपको पता हो कि आपके सिलेबस में कितना पढ़ना है और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, वो कंटेंट आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये सब होगा कैसे, आप ये सोच रहे हैं। तो डोंट वरी, इसके लिए मैं आपके साथ हूँ। मेरे चैनल पे बहुत सारा, जैसे कार्बोहाइड्रेट में जितना भी ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये सब सारा चीज़, जीजीडी टेस्ट, ये सब पूरा चीज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। यूरिया साइकिल से लेकर सब आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। एंजाइम से रिलेटेड हो, ये अमाइनो एसिड, लिपिड, ये सब पूरा वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिले। तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं और अपने बायोकेमिस्ट्री को आसान बना सकते हैं। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो होगा जॉन्डिस के ऊपर। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि इसमें 3 टाइप्स में पढ़ने हैं और ये यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है जॉन्डिस डिजीज कंडीशन पूछती है ज़्यादातर, लेकिन हम लोग अच्छे से समझेंगे। लास्ट में आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। यह है बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें कि हम लोग 6 यूनिट हीम कैटाबॉलिज्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट था हीम डिग्रेडेशन पाथवे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन्डिस को समझने के लिए। वहाँ से ही आपका बिलीरुबिन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप इसको अच्छे से समझ पाइएगा। अगर आप फर्स्ट वीडियो देखे हैं तो आप अच्छे से वीडियो समझ पाइएगा। अगर नहीं भी देखे तो प्लीज़ पहले देख लीजिए। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि समझा दूँ, क्योंकि ये फर्स्ट से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये पाथवे मैं फर्स्ट में समझाई हूँ, इसी से हम लोग रिलेटेड है। इंट्राहिपैटिक इसका जो टाइप है इसी से रिलेटेड है, तो ये फिगर का मैं हेल्प लूँगी। सबसे पहले आपको जॉन्डिस में इसका डेफिनेशन लिखना होगा। तो क्या है? नॉर्मल सीरम बिलीरुबिन कंसंट्रेशन इज अराउंड 1.2 mg पर DL से 100 ml में इतना बिलीरुबिन रहना चाहिए। जैसे देखिए हीम डिग्रेडेशन पाथवे में क्या हुआ था, हीम जो है, तो देखिए जॉन्डिस का कंडीशन क्या है, जो हमारा हीम जो टूटा था ग्लोबिन और हीम में, तो ये प्रोफाइलिन जो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन में सब चेंज होकर आगे का जो प्रोसेस हो रहा था, अगर इस प्रोसेस में कहीं भी गड़बड़ी आता है तो हमारे ब्लड में, क्योंकि अल्टीमेटली ये आ तो रहा है यहाँ ब्लड में, या मतलब ये हमारे ब्लड के जो सीरम है, प्लाज्मा के सीरम, उसमें जो है वो बिलीरुबिन ज़्यादा मिलेगा, तो उस कंडीशन को जॉन्डिस बोलते हैं। इस कंडीशन में हमें ज़्यादा येलो कलर का हमारा आँख दिखता है, हाथ पैर मतलब येलोइश दिखने लगता है, क्योंकि हम लोग देखे थे कि अगर ये बिलीरुबिन यूरिन में जा रहा था तो उसका इसी के कारण हमारे जो यूरिन है उसका येलोइश कलर होता है, हमारे फीसिस स्टूल का येलोइश कलर होता है। लेकिन अगर हमारे बॉडी में भी ये ज़्यादा हो रहा है, एक्युमुलेट हो जा रहा है ना, तो उसका येलोइश कलर कर देता है। तो यही बिलीरुबिन का ज़्यादा होना हमारे बॉडी में, उसी कंडीशन को जॉन्डिस बोलते हैं। तो ये इसका नॉर्मल लेवल आपको जानना चाहिए। तो नॉर्मल लेवल इसका कितना होता है? 100 ml में इसका 1.2 mg इसका नॉर्मल लेवल होना चाहिए। 1.2 mg मतलब हमारे ब्लड में 100 ml में ये इतना होना चाहिए, नॉर्मल होता है। लेकिन व्हेन द बिलीरुबिन लेवल एक्सीड, अगर ये एक्सीड हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है 1.2 mg से ज़्यादा, इट डिफ्यूज इनटू द टिश्यू, स्किन, आई, टर्न येलो, दिस कंडीशन इज कॉल्ड जॉन्डिस। इसका मतलब क्या है कि अगर इससे ज़्यादा हो रहा है हमारे ब्लड में बिलीरुबिन का वैल्यू, यानी वो ज़्यादा हो चुका है और वो हमारे बॉडी में कहीं एक्युमुलेट होगा और उसी के कारण येलो कलर प्रोवाइड करेगा। जॉन्डिस में अकर इन द लीवर कैन नोट इफिशिएंटली प्रोसेस आरबीसी द ब्रेकडाउन। क्यों ऐसा हो रहा है? बिलीरुबिन ज़्यादा होने से जॉन्डिस हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आरबीसी का ब्रेकडाउन होना था वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है उसका प्रोसेस। न्यूबॉर्न एंड ओल्डर एडल्ट हैव अ हाईएस्ट लाइकली ऑफ डेवलपिंग जॉन्डिस, मतलब कि न्यू बॉर्न में जो बच्चा जन्म लिया है उनमें, और जो हाईएस्ट ओल्डेस्ट एज के लोग हैं उनमें एक कंडीशन, मतलब वो रिस्क होता है उनको ज़्यादा होने का। क्यों? क्योंकि हम देखे थे कि लीवर में, आगे भी मैं आपको बताऊंगी, लीवर में हमारा बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड जो था वो कॉन्जुगेटेड में चेंज हुआ, तो हमारे न्यू बॉर्न का जो ये लीवर है वो मेच्योर नहीं हो पाता, इसके कारण वो रिस्क फैक्टर में होते हैं। और ओल्ड एज वाले लोग क्यों होंगे, एडल्ट लोग जो ओल्डर हो वो क्यों होंगे? बिकॉज उनका जो लीवर का फंक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है सेल का, तो आपको पता है, तो वो लोग ज़्यादा इस जॉन्डिस के मतलब जॉन्डिस के लिए रिस्क फैक्टर में आते हैं। द येलोइश कंसंट्रेशन
ये कलरेशन है इज कॉज्ड बाय एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन इन द स्किन। वो स्किन में अच्छे से उसका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, तो वो हमारे ज़्यादा इंक्रीज लेवल हमारे स्किन में शो करने लगेंगे और येलोइश कलर देगा। व्हेन टू मच बिलिरुबिन इज मेड एक्सेस डंपेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड डिपॉजिट टिश्यू टेम्पररी स्टोरेज। वही कि अगर ज़्यादा हो रहा है तो हमारे बॉडी के स्किन में डंपेड होने लगेंगे और वो जो है मतलब ऐसा नहीं है कि सब दिन के लिए, टेम्पररी वो हमारे स्किन में डिपॉजिट हो जाते हैं। अब जो है जॉन्डिस का ग्रेड आता है जिसको हम लोग एक्सटेंड ऑफ जॉन्डिस बोलते हैं। ग्रेड 1 में क्या होता है, अगर फेस एंड नेक जो है अगर येलोइश देखने को मिल रहा है किसी पेशेंट में जिसको जॉन्डिस की कंडीशन है तो उनको ग्रेड 1 में रखते हैं। ग्रेड 2 में क्या होता है, चेस्ट एंड बैक भी देखने लगता है येलोइश कलर का, तो ग्रेड 2 होगा। ग्रेड 3 में क्या होगा, एब्डोमेन एंड बिलो द नी जो है वो येलोइश कलर का दिखेगा, उसको ग्रेड 3 बोलेंगे। ग्रेड 4 में क्या होगा, तो आर्म और जब लेग भी अफेक्टेड होगा और उसमें भी येलोइश कलर देखने को मिलेगा तो ग्रेड 4 जॉन्डिस डॉक्टर जो है वो डायग्नोज करते हैं। ग्रेड 5 में क्या होता है, हैंड्स एंड फीट भी अगर येलोइश कलर वहाँ भी जो है वो बिलिरुबिन जाके एक्यूमुलेट हो रहा है, येलोइश कलर देने लग रहा है, तो उसको ग्रेड 5 में रखते हैं। हम लोग टाइप्स देखेंगे जॉन्डिस का, तो ये 4 टाइप का मेनली होता है। ये ऐसे तो 3 टाइप से हम लोग देखेंगे, लेकिन एक लास्ट में न्यूनेटल में जो बच्चा तुरंत जन्म लिया है उसमें देखा जाता है उसको न्यूनेटल जॉन्डिस, तो इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्री हिपैटिक जॉन्डिस, और दूसरा है इंट्रा हिपैटिक जॉन्डिस, और तीसरा है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। आपको जैसा नाम है समझ में आ रहा होगा, प्री हिपैटिक मतलब लीवर से पहले अगर जो बिलिरुबिन जो है अनकॉन्जुगेटेड, जैसा कि मैं आपको बताई थी, यहाँ पे हम लोग जब देख रहे थे लीवर से पहले अनकॉन्जुगेटेड था जो कि एल्बुमिन से बाइंड होकर तब लीवर में गया था और वहाँ पे कॉन्जुगेटेड हुआ था। तो अगर लीवर से पहले कोई प्रॉब्लम है, इस यहाँ पे ही बिलिरुबिन अच्छे से नहीं ये मेटाबॉलिज्म हो पा रहा है, आगे नहीं जा पा रहा है किसी जो कि देखेंगे कि क्या कारण हो सकता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्री हिपैटिक, मतलब इधर का जो प्रोसेस है इसमें कोई गड़बड़ी हो तो। इंट्रा हिपैटिक डैट मीन्स अगर लीवर में ही कोई प्रॉब्लम है, इसका सेल्स अच्छे से काम नहीं कर रहा हो। पोस्ट हिपैटिक डैट मीन्स कोई गाल ब्लैडर में कैंसर हो गया हो, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई जो है कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जिसके कारण वो आगे का प्रोसेस नहीं कर रहा है, और आगे का प्रोसेस नहीं कर रहा है तो फीसिस के थ्रू बाहर नहीं जाएगा और यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जाएगा, तो बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होगा। तो वही है प्री हिपैटिक जॉन्डिस क्या बोलता है, एक्सेस अनकॉन्जुगेटेड। हिपैटिक लीवर में जाने से पहले जो हमारा बिलिरुबिन है वो कैसा है, अनकॉन्जुगेटेड। तो वही बोलता है कि एक्सेस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्रोड्यूस फास्टर देन द लीवर एबल टू कॉन्जुगेटेड फॉर एक्सक्रीशन। हमारे लीवर में आने से पहले ही, कॉन्जुगेट होने से पहले ही जो है वो बिलिरुबिन कहीं कहीं जाके एक्यूमुलेट हो जा रहा है, हमारे लीवर में कंजुगेशन होने के लिए आ ही नहीं रहा है। डिफिशियंसी ऑफ एक एंजाइम जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये इसको फर्दर मतलब आगे के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है इस प्रोसेस ताकि वो लीवर तक जाए, लेकिन इस एंजाइम का कमी हो तो ये प्री हिपैटिक जॉन्डिस देखने को मिलेगा। दिस मोस्ट कॉमन काउज ऑफ प्री हिपैटिक इज एनीमिया। और उस एनीमिया, इसका कहने का मतलब क्या है, क्यों हमें प्री हिपैटिक हो रहा है, तो एनीमिया के कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया के बारे में आप जानते होंगे। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारे आरबीसी का स्ट्रक्चर ही चेंज होता है, ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाता है और वो ज़्यादा हीमोग्लोबिन उसमें टूटने लगता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है और वो ज़्यादा टूटेगा तो बिलिरुबिन जो ज़्यादा बनेगा और हिपैटिक तक जाएगा भी नहीं और वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर किसी को प्री हिपैटिक जॉन्डिस है तो उनमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कैसे वो डॉक्टर के पास जाएंगे, तो उसमें एब्डोमिनल पेन रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन रहेगा, उनमें फीवर देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल वेट लॉस होगा और एबनॉर्मल वेट लॉस होगा और ईचिंग के कंडीशन देखने को मिलता है, इसका ये सिम्टम्स है। इंट्रा हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होगा, डैट मीन्स हमारे लीवर में ही कोई प्रॉब्लम हो तब जो बिलिरुबिन का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो कंडीशन हम लोग देख रहे हैं। अब हिपैटोसेलुलर और इंट्रा हिपैटिक जॉन्डिस देयर आर डिसफंक्शन ऑफ हिपैटिक सेल। हिपैटोसेलुलर इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका हिपैटोसेलुलर नाम है। तो ये कंडीशन कब होता है, जब हमारे जो लीवर में हिपैटिक सेल है वो डिसफंक्शन अपना काम नहीं कर रहे हो तब। उनका काम क्या था, ये प्रोसेस को आगे बढ़ाना, अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन था उसको बिलिरुबिन में चेंज करना। फर्स्ट वीडियो प्लीज़ देख लीजिए,
ऐसे तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन देखे होंगे तो और अच्छे समझ में आ रहा होगा। बिलिरुबिन में चेंज करना, वो इसका सेल अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहा है, ये सब जो एंजाइम है यूजीटी उसको सीक्रेट ही नहीं कर रहा है, तो ये हमारे बॉडी में बिलिरुबिन ज़्यादा होंगे। और इस कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा कि कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड दोनों बिलिरुबिन ज़्यादा होते हैं हिपैटिक जब जॉन्डिस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है अनकंजुगेटेड गया, ये वाला एंजाइम मिला, तभी वो कंजुगेटेड में चेंज हुआ था। तो लीवर में हमारे कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड दोनों हैं, तो दोनों जो है वो बिलिरुबिन वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बोलता है हिपोएटोसिस्ट के बारे में आपको बता रहा है। हेपेटोसाइट जो सेल है उसके बारे में कि हमारे लीवर का मतलब बहुत ही पैरेन्काइमल सेल है, मतलब इम्पॉर्टेंट सेल है, और ये जो है प्रोटीन और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। लेकिन यही अगर इसका फंक्शन ही अच्छे से ना हो तो ये जॉन्डिस का कंडीशन देखने को मिल सकता है। हिपेटोसिस्ट दैट मीन्स हेपैटिक सेल प्रोड्यूस बाइल बाय सीक्रेटिंग कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बाइल सॉल्ट। जैसा कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे थे कि वो बिलिरुबिन मतलब लीवर में बिलिरुबिन के हेल्प से बाइल बनता है, और बाइल सॉल्ट जो कि आगे फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इसका ये देख लेते हैं। इंट्राहिपैटिक में सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे? तो फीवर देखने को मिलेगा, स्टमक पेन देखने को मिलेगा जिनमें इंट्राहिपैटिक है, चिल्स देखने को मिलेगा, डार्क यूरिन क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि पहले तो पेल येलो था, जब नॉर्मल बिलिरुबिन आ रहा था यूरोबिलिन के फॉर्म में, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोबिलिन के फॉर्म में, लेकिन अब ये ज़्यादा हो चुका है, यानी बिलिरुबिन ज़्यादा आएगा तो जिसके कारण डार्क यूरिन दिखेगा, ज़्यादा ही पीला दिखेगा। फिर है डार्क या क्ले कलर का स्टूल देखने को मिलता है, क्योंकि यही कंडीशन है, स्टूल में भी ज़्यादा अगर आ रहा है तो क्ले मिट्टी की तरह देखने को मिलने लगता है, ज़्यादा अगर बिलिरुबिन आ रहा है हमारे स्टूल में तो। ईचिंग होगा उनमें भी देखने को मिलेगा, वेट लॉस होगा, ये उसका सिम्टम्स है। अब हम लोग देखेंगे पोस्ट हिपैटिक, इसके बाद सभी का कॉजेज हम लोग देख लेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव और पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस रेफर टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बिलिरुबिन ड्रेनेज। अब क्या हो रहा है, ये क्यों होगा? हमारे लीवर के बाहर जो आगे का प्रोसेस जो हमारा चल रहा था, यहाँ से जो बिलिरुबिन आगे जा रहा है, इन सब में कोई कंडीशन खराब होने के कारण जो जॉन्डिस देखने को हमें मिलता है उसे पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस बोलते हैं। ये क्या बोल रहा है? ऑब्स्ट्रक्टिव पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस रेफर टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बिलिरुबिन ड्रेनेज, की आगे ड्रेन ही नहीं हो पा रहा है। द बिलिरुबिन नोट एक्सक्रिएटेड विल हैव बीन कंजुगेटेड बाय द लीवर। कंजुगेट यहाँ हमारे इस कंडीशन में क्या होगा? पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस में जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि लीवर में कंजुगेटेड हो चुका है। अब कंजुगेटेड बिलिरुबिन का फर्दर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके लार्ज इंटेस्टाइन और यूरिन के थ्रू बाहर निकलना है, लेकिन वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण वो ड्रेने नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में ये देखने को मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ बाइल का फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है। द कंजुगेटेड बिलिरुबिन रिटर्न टू द ब्लड सीरम कंटेन इंक्रीज, वो अच्छे से नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है तो वो ब्लड में जाएगा, और वो ब्लड में सीरम क्या है? जो ब्लड में हमारे प्लाज्मा होता है उसमें अगर क्लॉटिंग फैक्टर को अलग करते तो सीरम होता है, तो सीरम में ये देखने को मिलेगा ज़्यादा कंजुगेटेड बिलिरुबिन। और जॉन्डिस का मतलब क्या? बिलिरुबिन का बढ़ना। तो बस आपको यही देखना है कि इसमें बस आपको यही शो कर रहा है बार बार कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन। सबसे पहले तो जॉन्डिस में बिलिरुबिन बढ़ रहा है, और कौन सा बिलिरुबिन बढ़ रहा है? लीवर से पहले अनकंजुगेटेड होता है, लीवर में जाके कंजुगेटेड होता है, और बाहर जाके वो कंजुगेटेड वो आगे प्रोसेस करता है। तो यही आपको देखना है कि लीवर से पहले हो रहा है तो उसमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा, लीवर में हो रहा है तो क्योंकि अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड दोनों जा रहा है तो उसमें दोनों बिलिरुबिन बढ़े हुए मिलेंगे, और जो है वो पोस्ट में सिर्फ कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नियोनेटल, जो हमारा फोर्थ था। कॉमन सिम्टम्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पोस्ट हिपैटिक का हमें सिम्टम्स आगे देखेंगे। फीलिंग, मतलब जिनको में पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस है उनको फील ऐसा होगा, मतलब बीमार वो फील करेंगे कि हम एकदम फीलिंग आएगा बीमार सा। डार्क यूरिन, क्योंकि क्यों आ रहा है? क्योंकि ज़्यादा है बिलिरुबिन हमारे यूरिन के थ्रू ज़्यादा आ रहा है तो उसके कारण डार्क यूरिन देखने को मिलेगा। पेल स्टूल मिलेगा, एब्डोमेन पेन होगा, डायरिया होगा, एब्डोमिनल स्वेलिंग होगा, और एबनॉर्मल वेट लॉस होगा। ये सब जॉन्डिस के पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस के कंडीशन में। नियोनेटल फोर्थ हमारा है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये नाम से ही बता रहा है, इसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी बोलते हैं, नियोनेटल ज़्यादा नियोनेटल ही बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? दिस टाइप ऑफ जॉन्डिस मेनली अराइज ड्यू टू एक्सेसिव ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी।
आरबीसी ये क्यों अराइज हो रहा है वो बता रहा है। आरबीसी ज़्यादा ब्रेकडाउन होगा, डैट मीन्स हमारे ब्लड में बिलिरुबिन ज़्यादा होंगे, यानी हमारे नहीं यहाँ पे न्यूनेटल होगा, मतलब बच्चे के जो तुरंत जन्म लेता है उसको न्यूनेटल बोलते हैं, तो उनमें आरबीसी ब्रेकडाउन ज़्यादा होने के कारण से उनमें न्यूनेटल जॉन्डिस देखने को मिलता है। दिस टाइप ऑफ जॉन्डिस कॉमन न्यूबॉर्न बेबी वेयर देयर आर इंक्रीज बिलिरुबिन फॉर्मेट एंड रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम व्हेन आरबीसी आर ब्रेकडाउन। वही चीज़ बोल रहा है कि अगर बेबी में जॉन्डिस है तो वो क्यों है, क्योंकि इंक्रीज हो चुका है बिलिरुबिन। और फर्स्ट से हम लोग देख रहे हैं कि जॉन्डिस क्यों होता है बिलिरुबिन के बढ़ने से, क्योंकि उनके ब्लड स्ट्रीम में आरबीसी के ज़्यादा ब्रेकडाउन होने से इंक्रीज बिलिरुबिन देखने को मिल रहा है। इन्फेंट हैव अ मच आरबीसी, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट बेबी ब्रेक डाउन दिस एक्सेसिव आरबीसी। देखिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो बेबी के ब्लड में आरबीसी ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ उनके ब्लड में, ये नेचुरल ही प्रोसेस है, तो ऐसे तो देखा जाए तो उनमें ब्रेकडाउन भी ज़्यादा होता है, लेकिन कंडीशन नॉर्मल से नॉर्मल हो तब उसको जॉन्डिस बोलेंगे। बस ये थ्योरी में बोलना चाहता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला है, द न्यू बॉर्न लीवर इमेच्योर, मतलब क्यों उन लोगों में देखने को मिल रहा है, तो न्यू बॉर्न में जो है लीवर इमेच्योर होता है, मतलब उनमें अच्छे से मेच्योर नहीं हो पाता है अभी। द डिफिशिएंट ऑफ यूजीटी का फुल फॉर्म क्या था, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, इसी प्रोसेस के मैं आपको समझाऊंगी। यूरिडीन ग्लूकोरनाइल ट्रांसफेरेज। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन गलत लग रहा हो तो कोई बात नहीं, शब्दों पे नहीं भावनाओं पे जाना चाहिए। यूरिडीन ग्लाइकोराइनल ट्रांसफेरेज एंजाइम, ये इमेच्योर होने के कारण नहीं उनमें मतलब अच्छे से होता है, डिफिशिएंट होता है, जिसके कारण अ कंजुगेटेड एंजाइम एंड कैन नॉट प्रोसेस बिलिरुबिन क्विकली इफ विल बी एबल टू व्हेन गेट्स ओल्डर। बोल रहा है कि हमारे पहले तो बेबी में ये मेच्योर नहीं है, इसके कारण ये जो एंजाइम है उसको सीक्रेट नहीं कर पा रहा है यूजीटी को, जिसके कारण फर्दर जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज नहीं हो रहा है, जिसके कारण जॉन्डिस देखने को मिलता है। और ये बोला कि ओल्ड एज में भी यही कारण होता है कि उस सेल जो है वो यूजीटी को अच्छे से सीक्रेट नहीं करते हैं, जिसके कारण बिलिरुबिन कंजुगेटेड में चेंज नहीं हो पाता है और हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है इधर उधर। नेक्स्ट बोलता है कि जब यूजीटी जो है जिसका फुल फॉर्म होता है वही ग्लूकोरानाइल ट्रांसफेरेज, यूरिडीन ग्लूकोरानाइल ट्रांसफेरेज, इट काउज गिलिबर्ट डिजीज एंड क्रीगलर नेजर सिंड्रोम, एक साइंटिस्ट के नाम पे है। और ये गिलिबर्ट डिजीज कब बोलेंगे, जब हमारे यूजीडी का काम होने से अगर जॉन्डिस हो रहा है ना तो उस कंडीशन को गिलिबर्ट डिजीज और क्रीगलर नेजर सिंड्रोम बोलते हैं। गिलिबर्ट डिजीज कब बोलेंगे, जब माइल्ड कंडीशन में जो है वो बिलिरुबिन का प्रोसेस आगे नहीं हो पा रहा है, अनकॉन्जुगेटेड से कंजुगेटेड नहीं जा पा रहा है। और क्रीगलर नेजर सिंड्रोम कब बोलेंगे, जब जो है सीरियस कंडीशन हो चुका है, एकदम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से कंजुगेटेड में नहीं चेंज हो पा रहा है। और एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला तो यूजीटी था जिसके कारण से कंजुगेटेड में चेंज नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण हमारे इधर उधर ब्लड में डिपॉजिट होकर और वो स्किन का कलर येलो कर दे रहा था। और क्या कारण हो सकता है, तो दो और कारण होता है, कंडीशन ऑफ एबीओ इनकम्प्लीटी और आरएच इनकम्पेबिलिटी, जो कि आप एनाटॉमी में पढ़ चुके होंगे, हमें पूरा विश्वास है। तो एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी ये आप समझ रहे होंगे। इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन में इट इज़ अ कंडीशन इन विच अ न्यू बॉर्न ब्लड टाइप ऑफ डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स ब्लड टाइप। देखिए एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि ए और बी और ओ ब्लड ग्रुप हमारे ह्यूमन बॉडी में देखा जाता है, ये तो आपका क्लियर होगा। ए बी और ओ और बी, तो ये कंडीशन होता है। अगर ज़्यादातर कंडीशन कब होता है, जब मम्मा का जो ब्लड है वो ओ ग्रुप का है और बेबी का ए हो या फिर बी हो या फिर ए बी हो, अगर इस कंडीशन में चला जाए तो ये जो है वो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, जिसके कारण बिलिरुबिन ज़्यादा बनता है और बच्चे में जॉन्डिस देखने को मिलता है। तो वही कंडीशन बोल रहा है, द बेबीज ब्लड मिक्स विथ अ पेरेंट्स बेबीज बॉडी में टेक द आरबीसी ब्रेक डाउन। इसमें क्या होगा कि पेरेंट्स डेट मीन्स यहाँ पे मदर का ही मेनली लिया जाएगा कि अगर बेबी जब उसका अलग ब्लड ग्रुप है और माँ का ओ है तो क्या होगा, ये जो है अंदर जाके और एंटीबॉडी बनाता है और सेकेंड टाइम का जो बेबी जो जन्म लेता है वो जॉन्डिस से हीमोलाइटिक रहता है, क्योंकि
इसका जो माँ का जो एंटीबॉडी है वो आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करने का काम करता है। और अगर इस प्रोसेस का मैं समझाऊँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ये आप पढ़ चुके होंगे एनाटॉमी में तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। इन द पास्ट एंड देखिए ये बोलना चाहता है कि पहले HDN डैट मीन्स हीमोलाइटिक डिजीज इन न्यू बॉर्न, इसका फुल फॉर्म होता है। पहले इसको जाना जाता था इरिथ्रोब्लास्टिक फिटैलिस के नाम से। क्योंकि इरिथ्रोब्लास्ट का फीटस में ही माँ के एंटीबॉडी से उसको डिस्ट्रक्ट किया जाता है इसमें, तो इसीलिए पहले इसको इरिथ्रोब्लास्टिक फिटैलिस बोला जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसका नाम चेंज करके ABO इनकम्पेटिबिलिटी बोला जा रहा है। कुड पुट अ बेबीज हेल्थ एंड सीरियस रिस्क, अगर ये बेबी में होता है तो बहुत सीरियस रिस्क होता है उसको, उन लोगों में RBC कम होता है, जॉन्डिस कंडीशन देखने को मिलता है। एक टाइम था जब HDN, जिसका फुल फॉर्म मैं बता चुकी हूँ, मेजर कॉजेज था बच्चे का डेथ होने का। फिर एक नेक्स्ट जो और कारण है RH इनकम्पेबिलिटी, जिसको में क्या होता है कि हम RH के बारे में तो पता होगा कि जो कि O पॉजिटिव और O निगेटिव बताता है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप O निगेटिव है और बच्चे का O पॉजिटिव हो गया तो ये जो है इसका जो ब्लड ग्रुप है मदर का, वो जो है एंटीबॉडी बना लेगा इसके खिलाफ। तो फर्स्ट बेबी तो नॉर्मली आ जाता है, लेकिन सेकंड बेबी में माँ का जो एंटीबॉडी है उसके RBC को डिस्ट्रक्ट करने लगता है, उसके RBC को जाके मारने लगता है कि तुम मेरे ब्लड ग्रुप को, उसको फॉरेन बॉडी समझने लगता है, जिसके कारण अगर हीमोग्लोबिन ही डिस्ट्रक्ट हो रहा है, ज़्यादा मर रहा है, तो वो बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा। तो बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा तो उस कंडीशन में बच्चे में जॉन्डिस देखने को मिलता है। इफ वुमेन RH निगेटिव है अगर और मेन हुआ पॉजिटिव, पहले तो माँ पापा पहले पॉजिटिव था उसका फादर, और उसके माँ जो थी निगेटिव थी, जब इन लोग में फ्यूजन हुआ तो उसका बच्चा पॉजिटिव बन गया। तो इस कारण से अगर वही बोल रहा है कि अगर बच्चा पॉजिटिव हो गया, अपने उसमें पिता का मतलब जीन आ गया, तो इसके कारण RH इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलता है और उसमें जो है वो उसके RBC को उसके माँ के एंटीबॉडी ही मारता है और बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण बच्चे में नियोनेटल जॉन्डिस देखने को मिलता है। अब हम लोग सभी का कॉजेज़ देख लेंगे। ऐसे भी वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है क्योंकि ये टॉपिक ही लंबा था। तो क्या है कॉजेज़? प्री हिपैटिका जो कि लीवर से पहले हुआ, उस कंडीशन में अगर मलेरिया के कंडीशन जिनमें होता है उनमें प्री हेपेटिक जॉन्डिस देखने को मिलता है। क्योंकि मलेरिया में जो पैरासाइट होते हैं फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के कारण से होता है, तो उसमें जो पैरासाइट है वो RBC को ही जाके डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अगर डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो बिलिरुबिन ज़्यादा हमारे बॉडी में एक्युमुलेट होगा। सिकल सेल एनीमिया कंडीशन हो सकता है, उसमें भी क्या होता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो फ्रेजाइल होता है, ज़्यादा टूटता है। अगर ज़्यादा टूटेगा तो उससे बिलिरुबिन ज़्यादा होगा, हमारे बॉडी में एक्युमुलेट होगा, तो जॉन्डिस का कंडीशन देखने को मिल सकता है। थैलेसीमिया में भी यही कंडीशन होता है। एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें कि हमारे बॉडी में ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो जाता है। अगर ज़्यादा है तो वो टूटेगा, और अगर टूटेगा तो हमारे बॉडी में बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा, और बिलिरुबिन का ज़्यादा होना जॉन्डिस का कंडीशन है। अब इंट्रा हिपैटिक का क्या कॉजेज है, और ये सब आपके सिलेबस में ही दिया है तो आपको देखना होगा। इसका कॉजेज ये है कि हिपैटिक इसका मेनली कारण हम पहले भी आपको डिस्कस करके बता दिए थे कि जब हिपैटिक सेल अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो हिपैटोसेलुलर या फिर इंट्रा हिपैटिक जॉन्डिस देयर डिस्ट्रक्शन और हिपैटिक सेल में डिस्ट्रक्शन है, जिसके कारण अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज ही नहीं हो पा रहा है, और तो वो आगे उसका प्रोसेस नहीं हो रहा है, स्टूल और जो यूरिन है उसमें नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जा रहा है। फिर उसके बारे में बता दिया हेपेटोसाइट मेजर पैरेनकाइमल सेल इन लीवर का इंपॉर्टेंट सेल है। द मोस्ट कॉमन इंट्रा हिपैटिक कॉजेज क्या है, ये सब कॉजेज है। आप इसका अलग अलग मतलब जब ये बनाए नोट्स जब यूनिवर्सिटी में लिखिएगा तो पूरा सीरियल वाइज लिखिएगा। क्या हो सकता है वायरल हेपेटाइटिस, जिसमें जितना भी कंडीशन बताऊंगी उसमें हिपैटिक सेल जो है वो डिस्ट्रक्ट होते हैं, जिसके कारण बिलिरुबिन ज़्यादा होता है। वायरल हेपेटाइटिस क्या है, इन्फेक्शन डेट कॉज लीवर इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे लीवर में। फिर है एल्कोहल स्क्लेरोसिस। आप एल्कोहल सिरोसिस नहीं समझ पाइएगा, आप लीवर सिरोसिस लिखिए, जिसको में स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, उसमें भी सेल ही डिस्ट्रक्ट होते हैं, जिसके कारण वो प्रोसेस नहीं हो पाता है अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड वाला। नेक्स्ट है इसके बारे में वही बताया कि सिरोसिस क्या है, तो स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है हमारे जो लीवर में सेल्स है उसमें। और लीवर सिरोसिस पहले वाला वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ऐसे भी वीडियो लंबा होता जा रहा है तो आगे मैं शो करती हूँ।
तो हम लोग प्री देख लिए, पोस्ट देख लिया, अब प्री और हेपेटिक देख लिए, और अब देखना है हमें पोस्ट। तो पोस्ट में क्या है हम लोग देखे ही थे, गाल स्टोन हो गया, अगर गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया जिसके कारण वो आगे प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जॉन्डिस देखने को मिलता है। हार्ड कैल्शियम डिपॉजिट इन द गाल ब्लैडर डेट कैन ब्लॉक बाइल डक्ट, बाइल आगे जा ही नहीं रहा है तो वो कैसे आगे जाके वो हमारे स्टूल और यूरिन के थ्रू निकल पाएगा, तो नहीं निकल पाएगा। तो बिलिरुबिन जो है हमारे ज़्यादा ब्लड स्ट्रीम में देखने को मिलेगी, जिस कंडीशन को जॉन्डिस बोलेंगे। फिर पैनक्रियाटिक कैंसर में ऐसा होगा, बाइल की पैनक्रियाज में कोई कैंसर हो गया हो, फिर बाइल डक्ट में कैंसर हो गया हो तो आगे बिलिरुबिन नहीं जा पाएगा। बाइलरी एट्रेसिया के कंडीशन में ऐसा होता है, ये क्या है, एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें कि नैरो हो जाता है बाइल डक्ट, और जब बाइल डक्ट नैरो हो जाएगा तो कैसे बिलिरुबिन आगे जा पाएगा, तो जिसके कारण हमारे बॉडी में ही एक्यूमुलेट होगा और येलोइश कलर देगा और जॉन्डिस का कंडीशन देखने को मिलेगा। अब नियोनेटल जॉन्डिस का क्या कारण है, जो हम लोग बच्चा में देखे थे, फिजियोलॉजिकल कारण होता है और फिर और भी कारण होते हैं। सबसे पहले दिस हैपन बिकॉज द लीवर इज फुल्ली, फिजियोलॉजिकल में क्या होगा, डैट मीन्स फिजियोलॉजिकल डैट मीन्स क्या, कोई ऑर्गन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो तो बच्चे का जो लीवर है वो नॉट फुली फॉर्म हुआ है, मतलब इमेच्योर है, इसके कारण। प्री मेच्योरिटी कंडीशन के कारण उनमें जॉन्डिस देखने को मिलता है। बॉर्न टू अर्ली एंड बीइंग अनेबल टू पूप आउट द बिलिरुबिन प्रॉपरली, मतलब क्या होगा, प्री मेच्योर, जैसे बच्चे कोई बच्चे होते हैं 7 मंथ से पहले ही जन्म जो ले लेते हैं, उनमें मेच्योर ही नहीं है लीवर, तो वो क्या होता है जिसके कारण पूप आउट मतलब बाहर निकालना, बिलिरुबिन को बाहर नहीं निकाल पाते, जिसके कारण हमारे बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो जाएगा तो इस कंडीशन में जॉन्डिस देखने को मिलता है। तो ये था आपका पूरा जॉन्डिस। बहुत ही मतलब वीडियो लंबा हो चुका क्योंकि 3 चीज़ें कवर करनी थी। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ, तो ऐसे आप नोट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग कोई आपके पास फिर भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में, जितना मैं डिस्कस की हूँ उतना ही आपको लिखना है क्योंकि ये पूरा बड़ा टॉपिक है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं पूरा प्रोवाइड की हूँ। अब लास्ट है हमारा कॉजेज। सिम्टम्स आपको नहीं दिखाना है, बस कॉजेज तक ही लिखना है। आप चाहे तो इस फिगर को अगर आ ही जाए तो आप शो कर सकते हो, और यहाँ पे कहाँ अगर प्री हिपैटिक है तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इस रीजन में होगा, ये भी आप कर सकते हैं। ये पाथवे का था और इसी पाथवे से मुझे समझाना भी था, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग का आज ये जो लास्ट टॉपिक बचा है, वांडेनबर्ग टेस्ट, जो कि जॉन्डिस के कंडीशन में परफॉर्म किया जाता है, इसका लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। जॉन्डिस क्लियर हुआ होगा। इसमें बस जो प्री हिपैटिक और हिपैटिक के बाद जो कंडीशन था वही चीज़ें हमें देखनी थी। तो अगर आपको वीडियो में कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और वीडियो कैसा लगता हो कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं और भी वीडियो देख सकते हैं जो कि मेरे चैनल पर पड़ा है। तो नेक्स्ट इसमें बच गया आपके सिलेबस में वांडेनबर्ग टेस्ट करके, जो कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर कर